नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं निधि खरे, जो कि कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हैं। निधि जी, बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले अच्छी न्यूज़ के साथ ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि मॉनसून्स अच्छे हैं, बुआई के नंबर्स यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिले हैं। एज कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, आप कैसे देखते हैं लेटेस्ट सोइंग नंबर्स? I think I'm very happy with the numbers because actually ये विगत 2 वर्षों से जो एल नीनो का प्रभाव था उसके कारण से वर्षा काफी कम हुई और जिसके कारण एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। पहली बार है जबकि हम एल नीनो से अब बाहर आ चुके हैं और वर्षा जो है जो आईएमडी ने भी जिसका प्रेडिक्शन किया है कि पूरे देश में बहुत अच्छी वर्षा होगी और वो हम देखने से भी पता चल रहा है। जो दालों की बुआई हुई है वो भी बहुत अच्छी हुई है, स्पेशली तेलंगाना, कर्नाटका और अब महाराष्ट्र में भी। साथ ही साथ जो उत्तरी भारत के भी जो स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश और यूपी, यहाँ पे बुआई चल रही है। तो अभी तक जो बुआई हुई है वो लगभग 50% हो चुकी है और उम्मीद है कि 15 अगस्त तक पूरी तरह से बुआई हो जाएगी। निधि जी, आप करंट इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कैसे देखती हैं? ऑफ कोर्स हमें पता है कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 16 और कमोडिटीज़ प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम में यहाँ पर ऐड करी हैं 1 अगस्त से। काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर सरकार ने लिए हैं इन्फ्लेशन को कर्ब करने में, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ घटाना है या फिर स्टॉक लिमिट्स लगाना है। कैसे आपको लगता है कि अब शायद वो समय धीरे धीरे आता जाएगा जब ये धीरे धीरे यहाँ पर एक बैक स्टेप लिया जा सकता है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जैसे ऑलरेडी पल्सेस में जो इनकी होलसेल जो मूल्य होते हैं जिनको हमारा डिपार्टमेंट एवरी डे मॉनिटर करता है, तो इसमें ऑलरेडी करीब 8 से 10% की गिरावट आ चुकी है और रिटेल के बाज़ार में भी सभी दालों की जो कीमतें हैं वो धीरे धीरे गिरने लगी हैं। साथ ही साथ चाहे वो आलू, प्याज, टमाटर हो, इसमें भी इनकी कीमतों में भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमने देखा था कि गर्मी में काफ़ी ज़्यादा जिनके दाम बढ़ गए थे, उसमें भी गिरावट आई है। तो आप ओवरऑल जो फूड इन्फ्लेशन है वो अपने आप उसमें भी कमी आएगी। हम लोगों ने 16 नई ऐसे खाद्य पदार्थ को भी शामिल किया है जो कि नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में जिनका एक तरह से प्रेजेंस है, जैसे कि करीब 5 मसाले हैं, इसके साथ साथ अंडा है, एक फल को भी हमने शामिल किया है, एक ग्रीन वेजिटेबल को शामिल किया है और साथ साथ जो मैदा, बेसन, सूजी, इन सबको हमने शामिल किया है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो कारक हैं फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाले, उन सभी पर उनके मूल्यों पर एक निगरानी रखी जाए, एक सतत निगरानी रखी जाए, ताकि समय पड़ने पर इमीडिएट और टाइमली कार्रवाई इस पे की जा सके। मैम, क्योंकि आपने यहाँ पर दालों की बात की है तो उस पर थोड़े से और भी सवाल हैं मेरे पास। पीली मटर का हमने अच्छा खासा इंपोर्ट आता हुआ देखा है और उस पर 2-3 एक्सटेंशंस भी हैं सरकार की तरफ से कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर फ्री रखी जाए। अब जिस तरह का इंपोर्ट है और जिस तरह से भावों में गिरावट देखने को मिली है, और आई एम अज्यूमिंग कि इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी ये मांग भी है कि यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाई जाए, आप उसको एट ऑल देख रही हैं क्या? मुख्य रूप से जो पीली मटर थी उसके अराइवल्स के लिए उसको सुगम बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि चने की दाल में जो तेज़ी आ रही थी उसमें इसको एक तरह से स्टेबल करने के लिए। अभी भी चने का जो दाल के मूल्य हैं ये स्थिर हैं, लेकिन बहुत ही हाई मूल्य पर हैं। जैसे ही हम इस पर एक निगरानी रख रहे हैं, इनमें गिरावट होने से ही हम लोग कुछ जो भी कदम उठाएंगे वो ज़रूर करेंगे। तो आप कह रही हैं कि एज ऑफ नाउ येलो पीस पर कोई ड्यूटी लगने वाली नहीं है। क्या काबुली चना पर भी यहाँ पर ड्यूटी कट करने की मांग ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की तरफ से है? क्या आप उसे भी देख रही हैं? जैसे मैंने पहले भी सबको सूचित किया था कि हम लोगों ने काबुली चने को
स्टॉक लिमिट से बाहर कर दिया था, बिकॉज एक स्मॉल क्रॉप है ये, और ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी जो कि सभी लोगों के जो हाउस होल्ड में इसकी खपत होती हो। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम लोग दैनिक रूप से इन प्राइसेस को मॉनिटर करते हैं, और किसी भी ऐसी स्थिति में जबकि ऐसे कोई आवश्यक कदम उठाने होंगे वो निश्चित रूप से किए जाएंगे। जी निधि जी, साथ ही साथ ऑफ कोर्स आने वाला जो समय है, अब यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द 2024 है, फेस्टिवल्स अब यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, एंड मैं आपको आप जो कहती रहती हैं कि अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी यहाँ पर सक्षम की जाएगी ताकि वो यहाँ पर हो, तो जो स्टेप्स हम उठते हुए ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या कुछ और भी चीज़ों पर अब सरकार की नज़र है टू एंश्योर कि जो फेस्टिवल सीज़न है, वेडिंग सीज़न है, दिवाली तक वो लगातार यहाँ पर चलते रहता है, क्या कुछ और कदमों की उम्मीद सरकार से की जा सकती है? फेस्टिवल सीजन्स को ध्यान में रखते हुए, और जो कि काफ़ी आपने भी कहा कि वर्चुअली सितंबर ऑनवर्ड्स और ऑलमोस्ट अप टू दिसंबर या नवंबर अंत तक ये रहता है, इसमें ख़ास तौर पर अधिक डिमांड होती है, और इसमें इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम हर तरह के कदम उठा रहे हैं, जिसमें कि हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है तो वो दालें भी हमारे यहाँ सुगमतापूर्वक इंपोर्ट की जा सकें। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि अभी हाल में ही किस प्रकार से मिनिस्ट्री के द्वारा इंटरवीन करने से मोजाम्बिक से भी हमारे करीब 1400 कंटेनर भारत पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं, और अन्य जो इसकी खेप है वो भी आ रही है। तो हर तरह से उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि फेस्टिवल सीजन्स में जो मूल्य स्थिरता है वो बनी रहे। जी निधि जी, आपने मोजाम्बिक का यहाँ पर जिक्र किया, और वो पिछले 1-1.5 साल से एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है इंडियन इंपोर्टर्स के लिहाज से। अभी भी कुछ चिंताएं हैं। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसके बारे में यहाँ पर काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आर वी आउट ऑफ द वुड्स, या आपको लगता है ये चिंता अभी भी बनी हुई है, काम जारी है? निधि जी, आप कहेंगे मोजाम्बिक वाला इशू एज ऑफ नाउ पूर्णतया सॉल्व हो चुका है, या इसके ऊपर कामकाज अभी भी बाकी है? क्योंकि मोजाम्बिक से और अफ्रीकन पोर्ट से इंपोर्ट्स को लेकर कुछ चिंताएं रही हैं। ओके, निधि जी के साथ ऑफ कोर्स वहाँ पर कुछ कंसर्न है लाइन को लेकर, उनको फिर हम जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे वो कह रही थी कि काफ़ी सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को यहाँ पर लेकर, और फेस्टिवल सीजन से पहले इंश्योर किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ऊपर ना हो। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने यहाँ पर कही कि काबुली चना पर ड्यूटी कम करने पर एज ऑफ नाउ कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन जहाँ तक पीली मटर है यहाँ पर कोई ड्यूटी लगाई जाए ऐसा वो नहीं सोच रही हैं, क्योंकि चना के प्राइसेस अभी भी ऊपर हैं। दूसरी दालों के भावों में अभी भी यहाँ पर तेजी बनी हुई है, तो जो इंपोर्ट्स यहां पर किया जा सकता है, जहां पर ड्यूटी जीरो की जा सकती है, जैसे कि पीली मटर, तो यहां पर ड्यूटी एज ऑफ नाउ नहीं लगाई जाएगी। मोजाम्बिक से उन्होंने कहा कि तुअर का इंपोर्ट यहां पर जारी है, 1400 कंटेनर्स की उन्होंने यहां पर बात की है, लेकिन ऑफ कोर्स काफी बड़ा नंबर है। जब हम मोजाम्बिक देखते हैं, बाकी अफ्रीकन कंट्रीज देखते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर एक नज़र होगी कि किस तरह के इंपोर्ट्स यहाँ पर आगे आते हैं। पिछले 1.5 साल में हमने काफ़ी चिंताएं यहाँ पर मोजाम्बिक और उसके बाद मलावी पोर्ट से भी, नकाला पोर्ट से यहाँ पर आते हुए देखी हैं। उसके ऊपर क्या काम है उस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी नई कमोडिटीज़ यहाँ पर डेली मॉनिटरिंग इन सेंस में यहाँ पर ऐड की गई हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर इन्फ्लेशन के तौर पर नज़र रखे जाने की बात है। साथ ही साथ जो उन्होंने हॉर्टिकल्चर के बारे में कहा कि जो टमाटर, आलू, प्याज के प्राइसेस हैं वो यहाँ पर नीचे आए हैं, यहाँ पर भी सरकार ने लगातार काम किया है, और जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने ओपन मार्केट में बेचने की बात की है उसका हमने यहाँ पर फ़ायदा बाजार में बनता हुआ देखा है। निधि जी, आप मोजाम्बिक के बारे में हमें बता रही थी, वहाँ पे जैसे आपने कहा 1400 कंटेनर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन मोजाम्बिक से और भी काफ़ी माल आना है। पिछले 1.5 साल में काफ़ी चिंताएं हमने मोजाम्बिक से बनते हुए देखी हैं। आपके मिनिस्ट्री के लेवल पे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लेवल पे अब किस तरह की कॉन्वर्सेशन या रिलेशनशिप्स हम मोजाम्बिक के साथ मेंटेन कर रहे हैं?
हम लोग जितने भी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो तूर या उड़द वगैरह भी जिनका उपज है, एक मेजर फसल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से ही हम उनके साथ लगातार संपर्क में हैं और ये इंश्योर करेंगे कि फेस्टिवल सीज़न में इनकी जो अराइवल्स हैं वो सुगमतापूर्वक आ सकें। तो ये कार्य भी लगातार चलता रहेगा। वहाँ पे नई हार्वेस्ट आई हुई है, नई फसल आई है और वो फसल भी तैयार होने से लगभग सितंबर ऑनवर्ड्स उसके अराइवल्स प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि इस बार अच्छे बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के ये समय पर ये सारा माल पहुँच जाए। जी निधि जी, आपसे चावल पे भी बात करना चाहेंगे और यहाँ पर भी सरकार के पास अच्छा खासा बड़ा स्टॉक है। किस तरह से आप देखती हैं शेल्फ लाइफ के लिहाज से, क्या ये इकोनॉमिकल है इतना सारा माल भी होल्ड करना? और ऑफ कोर्स जो हमने ओपन मार्केट में सेल्स आते हुए देखी थी वो भी बहुत बड़े नंबर्स यहाँ पर नहीं हैं, तो ये जो ये हाई स्टॉक्स हैं, लोअर टेक ऑफ है, स्पेशली इन केस ऑफ राइस, इसके ऊपर अब सरकार क्या नियम बना रही है? इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लगातार इस समस्या को देख रही है और इंश्योर कर रही है कि ये किस प्रकार से ज़्यादा लोगों तक उपलब्ध हो। आप जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी के लिए भारत का जो सिस्टम है वो एक तरह से बेहतरीन सिस्टम है, जहाँ पे हर एक तरह से 80 करोड़ हाउस होल्ड तक राइस और व्हीट पहुंचाया जाता है और ये बहुत बड़ा एक अभियान होता है, एक बहुत बड़ा ये निरंतर एक ऑपरेशन रहता है। ये इस तरह की समस्याएं कभी कभी बीच में आती हैं, लेकिन आई एम श्योर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इस पर कारगर कदम उठाएंगे। जी निधि जी, आपका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और उसमें फूड लेबलिंग भी है, मिसलीडिंग एड्स हैं, इन कॉमर्स में बिल बोर्ड्स पे आपने काफ़ी सारे उसके बारे में भी यहाँ पर बात किया है। लेटेस्ट गाइडलाइंस भी यहाँ पर बनी है ना, आई एम अज्यूमिंग आगे भी बनती रहेंगी। तो एज ऑफ नाउ जहाँ पर जो स्थिति है, किस तरह के एक्शंस उन कंपनीज पर लिए जा रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी, पैकेज कमोडिटी रूल्स के अंतर्गत कुछ मैंडेटरी लेबलिंग के इश्यूज आते हैं और इसमें एक तरह से हम क्वांटिटी एश्योरेंस का कार्य करते हैं कि जो भी ग्राहक इसे खरीदे उसे सही माल और जो भी लेबलिंग में कहा गया है उसके अनुसार वो उसे उपलब्ध कराए। जहाँ कहीं भी क्लास एक्शन के मैटर्स आते हैं उनको CCPA के माध्यम से उन सभी लोगों को नोटिस दी जाती हैं और कोशिश किया जाता है कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हों चाहे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के इशू हों, इन सभी के वायलेशंस पर कठोर कार्रवाई की जाए और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनको भी ये अनुरोध हमेशा रहता है कि वे कानून का पालन करें, जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनको ऑनर करें और इंश्योर करें कि जो वो बेच रहे हैं उस पर जो भी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं वो उनका पालन किया जाए। जी निधि जी, पीछे हमने काफ़ी ज़्यादा मसालों को लेकर यहाँ पर चिंताएं बनते हुए देखी है। एक्सपोर्ट नोटिफिकेशंस भी थे, एक्सपोर्ट के इश्यूज भी थे, ऑफ कोर्स उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आए हैं, पर यहाँ पर लेटेस्ट क्या है? इसमें चूंकि ये मामला FSSAI का था, इसलिए FSSAI ने, आपने देखा होगा, काफ़ी कठोर कदम उठाए जहाँ कहीं भी इस प्रकार की चीज़ें थीं और आई एम क्वाइट श्योर कि अब इस तरह का दोबारा मसालों में जो क्वालिटी के इश्यूज थे वो नहीं आएंगे। निधि जी, आपने यहाँ पर मेट्रोलॉजी की बात करी और जिस तरह से यहाँ पर 5% की GST लगाने की बात की जा रही है गेहूं, चावल, दालों एक्सेट्रा पे, आपको लगता है वो एक और रीज़न यहाँ पर हो सकता है भाव बढ़ने का? ये मैं इसको नहीं कह सकती। ये इस प्रकार की चीज़ें जो अभी चर्चा में हैं, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट।
फेयर पॉइंट। निधि जी, एक और सवाल आपसे, अब आगे जाते हुए आपको क्या लगता है, क्या ऑन प्रायोरिटी है मिस निधि खरे के लिए, जहां तक फूड की बात आती है, प्राइसिंग की बात आती है, अवेलेबिलिटी की बात आती है, आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज अब यहां से क्या है? मेरी प्राथमिकता है कि जो उपभोक्ता हैं उनको सभी चीज़ें जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो, फेयर और रीजनेबल प्राइसेस पे हो। ये इंश्योर किया जाए कि इस तरह की कमोडिटीज़ में कोई अनावश्यक अनुचित प्रॉफिटियरिंग ना करे, ब्लैक मार्केटिंग ना करे, और हर समय जो सामग्रियां हैं, खाद्य सामग्रियां, वो लोगों तक अफोर्डेबल और अवेलेबल दोनों हों। जी, निधि जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सभी सवालों के यहाँ पर जवाब भी दिए और अपना समय भी हमारे साथ यहाँ पर व्यतीत किया। आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज कुणाल शाह जुड़ेंगे हमारे साथ स्ट्रैटेजीज के साथ। काफ़ी मुश्किल बाजार है आज, कैसे बनाएं आप, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। हमारे साथ आप निर्मल बैंक से कुणाल शाह जुड़ रहे हैं। कुणाल, डिफिकल्ट मार्केट, एक सेल ऑफ हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है, चाहे वो इक्विटीज़ है, कमोडिटीज़ है, करेंसीज है, डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 103 के नीचे। आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस तरह के माहौल में क्या है? आई थिंक इट्स अ ग्लोबल रिस्क ऑफ, जहाँ पे येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होता हुआ नजर आ रहा है। सो 140 तक येन जाता है तो और थोड़ा बहुत लिक्विडेशन हो सकता है सब असेट्स में। तो कमोडिटी विल नॉट बी डिफरेंट। आई थिंक ऐसे टाइम में गोल्ड में आपको जो भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, गोल्ड जो नीचे आता है, क्योंकि ये सब होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है यूएस का रेट कट। क्योंकि ऐसे ही अगर सब मार्केट कोलैप्स होती है तो यूएस विल हैव टू कम अप विद रेट कट, not even wait till September also perhaps. So I think gold नीचे में ऐड करना चाहिए, अराउंड 69,500 के आसपास आता है तो गोल्ड में बाइंग बनती है। और ऐसे टाइम में गोल्ड अच्छा रहेगा। मेटल्स वीक रहेगा, जिंक 250 पे बेच सकते हैं 245 242 के टारगेट के लिए। कॉपर 782 780 तक जा सकता है। सो ओवरऑल क्रूड और मेटल्स, ये सब में आपको सेलिंग देखने मिलेगी। और ये डिप में जब गोल्ड नीचे आता है तो गोल्ड में आपको बाइंग करनी चाहिए। ऑलराइट कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सोना खरीदना है और बाकी मेटल्स और कच्चे तेल में बिकवाली देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर और भी सेल आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ इस शो में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। हम वापस लेके आएंगे इक्विटीज आपके समक्ष इस ब्रेक के बाद।